विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन क्लास में आपका। आज की क्लास जो है वो हम कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके लिए हमें चैप्टर 6 जो है उसको हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में 2 क्लासेज जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनके अंदर हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन रासायनिक समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन रासायनिक समीकरणों को लिखा कैसे जाता है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार वगैरह हैं उनकी हम बात कर रहे थे। जैसे कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उनमें अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो बंध होते हैं उन बंधों का पुनर्विन्यास होता है। और जैसे यहाँ पर यदि हम देखें NaOH सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बंध है वो टूटेगा और H और Cl के बीच में जो बंध है वो टूटेगा और Na के साथ में Cl जुड़ जाएगा और H के साथ में OH जुड़ जाएगा जिससे ये बनेंगे। तो इस तरह से बंधों का पुनर्विन्यास जैसे होता है, बंधों का बनना और टूटना जैसे होता है, उसके आधार पर अभिक्रियाओं के 4 प्रकार हमने पढ़े थे। योगशील अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथे द्विविस्थापन अभिक्रिया। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अभिक्रिया का एक और प्रकार हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की दर के आधार पर। अभिक्रिया की जो दर है होने में उसमें कितना समय लगता है उसके आधार पर अभिक्रियाएं जो वो 2 प्रकार की होती हैं। एक है तीव्र अभिक्रिया, एक है मंद अभिक्रिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीव्र अभिक्रिया जो बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ सेकंड में ही, जैसे ही अभिकारकों को मिलाया जाए, अभिकारकों को मिलाते ही सेकंड के कुछ हिस्से में वो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो आयनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण होती हैं या वो तीव्र प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में यदि हम देखें, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें NaOH और HCl, इनमें आयन बनते हैं Na+OH- H+Cl- और ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं जिसके कारण से ये आयनिक अभिक्रिया जो है वो यहाँ पर संपन्न होती है। ये अभिक्रिया जैसे ही NaOH और HCl को मिलाया जाए, मिलाते ही तुरंत हाथों हाथ हो जाते हैं, इसलिए इसे हम एक तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। कोई ज़्यादा विशेष ये है नहीं, बस इसमें ना इतना सा ध्यान में रखें जिस अभिक्रिया की दर तीव्र हो वो तीव्र अभिक्रिया। एग्जाम्पल इसका ये हो गया, एक एग्जाम्पल उदासीनीकरण अभिक्रिया। और भी कोई सी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो हम इसमें दर्शा सकते हैं। दूसरी है मंद अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में कुछ घंटे, दिन या फिर कई बार वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वो मंद अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के भी कई सारे उदाहरण जो हैं वो हमारे देखने में आते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण जो है वो हम यहाँ पर देखें, ये है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। लोहे पर जंग जब लगता है तो वो 2 परिस्थितियों में लगता है। जब लोहा खुला रह जाए और उस स्थिति में वहाँ पर वायु जो है वो उपस्थित हो, तो वायु की उपस्थिति में वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो उससे क्रिया कर लेती है और साथ में जल जो है वो भी इसके लिए इसमें उपस्थित होता है। तो ये आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, लोहे पर जंग लगना जो है वो बनाता है। अब इसमें इस अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पर ये इस अभिक्रिया संतुलित समीकरण हो गया। 4Fe + 3H2O + 6H2O फॉर्म्स बनाते हैं वो 2Fe2O3 + .3H2O। ये लोहे पर लगा हुआ जो जंग है वो होता है। अब लोहे पर जंग लगने में यदि नॉर्मल सा हम देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यूँ नहीं है कि लोहा नमी की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में जैसे ही खुला रहते ही उसके ऊपर तुरंत जंग लग जाए, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार लोहे पर जंग आने में कई वर्ष तक लग जाते हैं, इसलिए ये एक मंद अभिक्रिया होगी। तो 2 उदाहरण जो हैं वो हमने देखे, तीव्र और मंद अभिक्रिया के, इनको आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में, हालांकि ये कोई ज़्यादा विशेष नहीं था, इसके बाद में हम अभिक्रिया का एक और प्रकार जो है वो हम देखेंगे किसी दूसरे आधार पर, और वो है अभिक्रिया की दिशा के आधार पर। अब दिशा के आधार पर अभिक्रिया को यदि हम देखें तो अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। अब अभिक्रिया की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या होगा उसकी हम बात करें तो सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक अभिक्रिया जब होती है तो उस अभिक्रिया में हम दर्शाते हैं पहले अभिकारक। अभिकारक जो है
वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दिशा हो गई अभिकारक से उत्पाद की ओर। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो अभिक्रियाएं जो वो दो प्रकार के होती हैं। एक होती है अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या जिसको एक साथ हम संधि कर दें तो बनती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है उसकी हम बात करें। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और ये ऐसी अभिक्रिया जो है वो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा, और वो दिशा जो है वो इनकी क्या हो गई, अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अब इस अभिक्रिया की दूसरी विशेषता यह होगी कि इस अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो उत्पाद में रूपांतरित होते हैं। इस कारण से यदि हम देखें तो जैसे जैसे अभिक्रिया का समय जो है वो बढ़ता है, तो समय के साथ में अभिकारक जो हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसके कारण से अभिकारक सांद्रता जो है उसमें क्या आती है, कमी, यानी अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, या वो अभिकारकों की सांद्रता है वो घटती जाती है। जबकि उत्पाद जो होते हैं वो उत्पादों की सांद्रता जो है वो लगातार बढ़ती है, या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, तो उस स्थिति में अभिकारक सारे समाप्त हो जाते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। तो अभिक्रिया की समाप्ति पर अभिकारक सांद्रता शून्य हो जाती है, और उत्पाद सांद्रता है वो अधिकतम हो जाती है, क्योंकि समस्त अभिकारक जो हैं वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अभिक्रिया की समाप्ति कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वो अंत में जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसी अभिक्रियाओं को जब हम दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, इस निशान के द्वारा। एक तीर का निशान जो है वो हम दर्शाएंगे अभिकारक से उत्पाद की ओर, जो ये दर्शाते हैं कि अभिकारक जो हैं वो उत्पादों में रूपांतरित हो रहे हैं। अब इसका कोई एक एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कई सारे एग्जाम्पल जो हैं वो दिए हुए मिलते हैं। उनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल देखें। जैसे कोयले को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कोयला और ऑक्सीजन जैसे जैसे क्रिया करते हैं तो कोयले या कार्बन और ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती जाती है, ये सांद्रता बढ़ती जाती है। अंत में जब कोयला पूरी तरह से यानी कार्बन पूरी तरह से जल जाता है, यानी अभिकारक जब समाप्त हो जाता है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो अभिक्रिया भी वहीं पर रुक जाती है। इसे इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दिशा के आधार पर वो कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है इसमें उत्क्रमण शब्द आ रहा है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, उत्क्रमण का अर्थ होता है घूमना, पलटना। यदि हम इस दिशा में चलते जा रहे हैं और पलट कर इस ओर चलने लगे, तो इसका मतलब हमारी जो दिशा है वो उत्क्रमित हो गई, यानी बदल गई। तो दिशा जिसमें बदल जाती है ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब इस अभिक्रिया की विशेषता या परिभाषा जो है वो क्या हो गई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय जो उत्पाद उसमें बन रहे हैं वो उत्पाद फिर से आपस में अभिक्रिया कर लें और वापस क्या बना दें, अभिकारक बना दें। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब एक एग्जाम्पल से देखें तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, और आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया बनाते हैं, लेकिन जो अमोनिया बनती है वो यदि बंद पात्र में हो तो वापस उसी परिस्थिति में वो क्या करने लगती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित होने लगते हैं। अब इस तरह की अभिक्रिया में यदि हम देखें तो ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया दो दिशाओं में चलती है, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अब दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया चलती है तो इसमें जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में हो रही है, तो जो अभिक्रिया दर्शा रही है अभिकारक से उत्पाद के बनने को आगे की दिशा में हो रही है उसको हम कहेंगे अग्र अभिक्रिया, और वापस उत्पाद जो है वो अभिकारक बनाने लगे तो इसको हम कहते हैं पश्च अभिक्रिया। तो ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में यदि हम देखें तो अभिकारक सांद्रता और उत्पाद सांद्रता एक समय ऐसी आती है जब पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो है उसमें एक विशेष स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है अभिक्रिया की समाप्ति पर, जिसको हम कहते हैं साम्यावस्था।
हालांकि सही रूप में देखा जाए तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं समाप्त तो कभी होती नहीं है। अब इस कंडीशन को हम समझें, मान लें नाइट्रोजन के 100 अणु हैं, हाइड्रोजन के भी 100 अणु हैं, ये क्रिया करके अमोनिया के अणु बना रहे हैं। अब ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो शुरुआत में इनकी सांद्रता अधिक थी, यानी अभिकारकों के कितने अणु थे 100 और इसके अणु कितने थे 0। जैसे जैसे अभिक्रिया होने शुरू हुई, ये अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाने शुरू कर दिए, तो उत्पाद बनने लगा, उत्पाद का 1 अणु बना, 2 अणु बने, 3 अणु बने, यानी उत्पाद सांद्रता बढ़ी और अभिकारक सांद्रता वैसे वैसे घटेगी 100, 99, 98 इस तरह से। उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये 80 और 20 हो जाएंगे, ये 70 और 30, ये फिर 60 और 40, ये फिर 50 और फिर ये 50, ये कंडीशन आ गई। अब जब इनकी मात्रा जो है वो मान लें 50 मोल हो गई अभिकारक और उत्पादों की, तो उसके बाद में क्या होगा, 1 मोल इसका अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होगा और ये हो जाएंगे 49 और ये हो गए 51। लेकिन उसी समय वो 51वां जो अणु है उसका जो मोल है वो वापस क्या कर देगा, उत्पाद बना दे देगा, तो वो वापस क्या हो जाएंगे 50-50। यानी ये अभिक्रियाएं फिर आगे जाकर कभी समाप्त तो नहीं होंगी, इस कंडीशन में ये जारी रहेंगी। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं साम्य अवस्था। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो हम वो समाप्त नहीं होती हैं, साम्य अवस्था पर आकर रुकी हुई प्रतीत होती हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता जो है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है, जबकि ये समाप्त नहीं होती, साम्य अवस्था में आ जाती हैं। अब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम दर्शाएंगे कैसे, जैसा कि इस अभिक्रिया में दर्शाया हुआ है, इसको दर्शाया जाता है आधे आधे तीर के निशान से जो दोनों दिशाओं की ओर इंगित होता है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी। ये तीर का निशान अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है या अग्र दिशा को दर्शाता है, ये तीर का निशान जो है वो अभिक्रिया की पश्च दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार अभिक्रिया की दिशा के आधार पर यदि हम देखें तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वो हो गई। अब इसके बाद में एक और प्रकार की अभिक्रिया जो है वो हम पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनके आधार जो हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो एक और अभिक्रिया का जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगली जो अभिक्रिया है उसके हम अध्ययन करेंगे, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ये कॉन्सेप्ट या ये जो अवधारणा है वो 5वें पाठ में भी आई थी और इसमें भी है। 5वें पाठ में जैसे हमने पढ़ा था अम्ल और क्षारकों के बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो उसी के संदर्भ में है। अम्ल और क्षारों के गुण में हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपस में अभिक्रिया करके वो क्या बनाते हैं, लवण और जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अम्ल क्षार के गुण को उदासीन कर देते हैं, क्षार अम्ल के गुण को उदासीन करते हैं और फल स्वरूप उदासीन लवण और जल बनाते हैं। जो उत्पाद बने हैं वो उदासीन हैं, इसलिए इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यह अभिक्रिया होती कैसे है, इसको हम अम्ल क्षार अवधारणा के आधार पर ही देखें। अम्ल जो हैं उनमें पाए जाते हैं H+ आयन, वो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार जो है उनकी विशेषता होती है OH- आयन। यदि OH- आयन है तो इसका मतलब उसकी प्रकृति क्षारीय है, H+ आयन है तो इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दें तो ऐसे विलयन में H+ और OH- दोनों आयन हो जाएंगे और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, HOH यानी H2O जल। और उस कंडीशन में यदि हम देखें तो ना तो H+ रहता है और ना ही OH- आयन रहता है, और उस कारण क्योंकि वो आपस में क्रिया करके जल में रूपांतरित हो जाते हैं, जिस कारण से वो विलयन जो है उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति नष्ट हो जाती है और वो उदासीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जो हम वो अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। एग्जाम्पल यदि हम इसका देखें, जैसे 5वें पाठ में भी पढ़ा था, एक अम्ल है HaCl और एक क्षार है NaOH। इसको जल में विलय किया तो ये देगा H+ आयन और Cl- आयन। इसको जल में विलय किया तो ये देगा Na+ आयन और OH- आयन। तो ये देगा H+ और Cl- और ये देगा Na+ और OH- आयन। अब ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। ये Na और Cl जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और उत्पाद जो है वो यहाँ पर बनेगा क्या, NaCl जो एक लवण है, और H और OH आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और क्या बनाएंगे, H2O। इस कारण से यदि हम इसमें देखें तो
तो अम्ल के H+ आयन और क्षार के OH- आयन आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का अर्थ हमने सीधा सा देखा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ये उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो एक अम्ल और क्षार इनकी जब हम आपस में अभिक्रिया करवाएं तो जो लवण या लवणीय लवण और जल बनेगा और वो लवण जल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इस तरह से हम देखें तो एक जलीय विलयन जो है वो हमें प्राप्त होगा। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद के रूप में ये जो जलीय विलयन प्राप्त होता है, ये जलीय विलयन जो है वो अलग अलग प्रकृति को दर्शा सकता है। ये जलीय विलयन जो है वो पूरी तरह से उदासीन भी हो सकता है, यानी जिसकी pH 7 हो वो भी हो सकता है। ये अम्लीय भी हो सकता है जिसकी pH जो है वो 7 से कम हो, या फिर ये क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है जिसकी pH जो है वो 7 से अधिक हो। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो तीनों ही परिस्थितियां ये हो सकती हैं। कैसे, उसको हम देखें। यहाँ पर एक पहली स्थिति हम देखते हैं, जब जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं वो दोनों ही क्या हों, प्रबल हों। जैसे एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार, उनकी आपस में अभिक्रिया करवाई। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो यही हो गया, NaHCl एक प्रबल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है। इसको जब हम जल में विलय करेंगे तो ये भी पूरी तरह से आयनित हो जाएगा और ये भी पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। मान लें इसके हमने 100 मोल लिए, इसके भी हमने 100 मोल लिए। मोल अणु संख्या को कहते हैं। एक तरह से सीधा सा हम समझने के लिए कहें तो ये कह सकते हैं अणु संख्या मोल होती है। तो मान लो 100 अणु इसके लिए और 100 अणु इसके लिए, और सारे 100 के 100 अणु आयनित हो गए, तो हमें 100 तो मिले H+ और 100 ही मिले OH-, और वो सारे के सारे आपस में अभिक्रिया करके H2O में बदल गए और साथ में उत्पाद बन गया NaCl। यानी अब इस स्थिति में देखें तो उत्पाद में ना तो H+ बचा ना OH- बचा। ऐसी स्थिति में देखें तो जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, उदासीन। तो जब एक अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रबल अम्ल भी पूर्णतः आयनित हो जाता है और प्रबल क्षार भी पूर्णतः आयनित हो जाता है, और बराबर मात्रा में वो H+ और OH- आयन प्रदान करते हैं। इसलिए बनने वाला लवण का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अब एक दूसरी कंडीशन की बात करें, जब दोनों दुर्बल हों, एक दुर्बल अम्ल की हम क्रिया करवाएं किससे, दुर्बल क्षार से, तो ऐसी कंडीशन में भी देखें तो दुर्बल क्षार हम किसको कहेंगे, जो पूर्णतः आयनित नहीं होता है। जैसे ये है CH3COOH, इसके 100 अणु लिए तो सारे अणु आयनित नहीं होंगे। मान ले 50 अणु आयनित हो गए, 50 अणु बिना अपनी आणविक अवस्था में बचे हुए रह गए, बिना आयनित हुए। तो ऐसी स्थिति में देखें तो इसमें 50 H+ ही मिले हमें। और NH4OH ये एक दुर्बल क्षार है, इसके भी 100 अणु आयनित नहीं होते, 50 ही हुए, मान लो 50 बचे हुए रह गए, तो इसमें भी हमें 50 क्या मिले, OH- आयन। अब ये दोनों इस स्थिति में भी देखें तो H+ और OH जो है वो बराबर मात्रा में मिले हैं। इसलिए जब उदासीनीकरण होगा और H2O होंगे तो उस कंडीशन में ना तो H+ बचेगा ना OH-, यानी ना क्षारीय अम्लीय प्रकृति बचेगी ना क्षारीय प्रकृति, यानी ऐसा लवण जो है उसका जलीय विलयन जो है वो भी कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का। अब एक तीसरी स्थिति की बात करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल अम्ल जो है वो लिया जाए और उसकी हम क्रिया करवाएं किसके साथ में, दुर्बल क्षार के साथ में। तो प्रबल अम्ल हो, जैसे मान लें यही HCl ही हो, और एक क्षार जो है वो कैसा हो, दुर्बल हो, जैसे NH4OH। ये आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे NH4Cl प्लस H2O। अब यहाँ पर इसका जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा, इस लवण का जलीय विलयन, वो प्रकृति में कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, उदासीन नहीं होगा। अब यहाँ पर वो अम्लीय प्रकृति क्यों रही, उसका कारण देखें। ये प्रबल अम्ल है इसलिए ये पूर्णतः आयनित हो जाता है और अधिक संख्या में H+ आयन देता है। मान लें 100 अणु इसके लिए हैं तो हमें 100 H+ मिलेंगे। और ये दुर्बल क्षार है इसलिए ये पूर्णतः आयनित नहीं होता, अपूर्ण आयनित होता है, मान लें आधा ही आयनित होता है। इस कारण से इसके 100 अणु लिए हैं तो हमें जो OH- आयन मिलेंगे वो कितने होंगे, 50 ही होंगे। अब ये 50 OH- आयन 50 H+ को उदासीन कर देंगे और जल के अणुओं में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी 50 H+ जो है वो बचे हुए रह गए। तो जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई जाती है
तो दुर्बल क्षार जो है वो पूर्णतः आयनित नहीं होता और कुछ अणु जो है वो उसके आणविक अवस्था में ही, अनआयनीकृत अवस्था में ही बचे हुए रह जाते हैं। इसलिए जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो उस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक रह जाती है और ऐसी कंडीशन में H+ सांद्रता अधिक है OH- आयन सांद्रता से, जिसके कारण से इसकी प्रकृति जो है वो कैसी रहती है, अम्लीय प्रकार की। इसी तरह का एक और उदाहरण है, या चौथी स्थिति की हम बात करें, जब अभिक्रिया करने वाला अम्ल जो है वो कैसा हो, दुर्बल हो, और अभिक्रिया करने वाला क्षार जो है वो कैसा हो, प्रबल हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है, और एक क्षार प्रबल की बात करें NaOH, ये एक प्रबल क्षार है। ये आपस में क्रिया करें तो ऐसी स्थिति में जो विलयन बचेगा उसकी प्रकृति क्या रहेगी, क्षारीय। अब इसका कारण क्या है, तो प्रश्न ये आ जाता है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो लवण होता है उसका विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, या उसकी pH जो है वो 7 से अधिक होती है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि ये अम्ल जो है वो दुर्बल है, और दुर्बल अम्ल होने के कारण से ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता और H+ आयन जो है वो क्या होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। जबकि क्षार जो है वो प्रबल है, इसलिए पूर्णतः आयनित हो जाता है और OH- आयन जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब H+ आयन OH- आयन को उदासीन करेंगे, लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, इसलिए कुछ मात्रा में क्या होगा, OH- आयन जो हैं वो शेष रह जाते हैं या बचे हुए रह जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो हमें विलयन प्राप्त होगा उसमें OH- आयनों की सांद्रता जो है वो H+ आयनों की सांद्रता से क्या होती है, अधिक। और इस कंडीशन में देखा जाए तो pH का मान जो है वो क्या होगा, 7 से ऊपर, और लवण जो है वो कैसा रहेगा, क्षारीय प्रकृति का। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां जो है उनको ध्यान में रखना है। सीधा सा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों के प्रभाव उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्णतः होती है या नहीं, ये निर्भर करता है अभिक्रिया करने वाले अम्ल और क्षार की प्रकृति पर। यदि दोनों ही प्रबल या दोनों ही दुर्बल हैं तो पूर्णतः उदासीनीकरण हो जाता है, जिसके कारण से प्राप्त होने वाला जो जलीय विलयन है वो हमें उदासीन प्राप्त होता है। लेकिन यदि अभिक्रिया करने वाला अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो तो दुर्बल क्षार से उत्पन्न आयन OH- आयन जो हैं वो कम होने के कारण से अम्ल के आयनों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से विलयन में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से अधिक होती है, और ऐसा विलयन जो है वो हमें अम्लीय प्रकृति का प्राप्त होता है। और इससे उलट यदि कंडीशन हो कि अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो तो दुर्बल अम्ल से उत्पन्न होने वाले H+ आयन संख्या में कम होते हैं या मात्रा में, सांद्रता में कम होते हैं, वो क्षार के सभी OH- आयनों का प्रभाव उदासीन नहीं कर पाते, और इसलिए ऐसे विलयन में OH- आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता से अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से विलयन की pH का मान 7 से ज्यादा होता है और उसकी प्रकृति जो है वो कैसी रह जाती है, क्षारीय प्रकार की। तो ये चीजें जो हैं वो आई उदासीनीकरण अभिक्रिया के संदर्भ में। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रकार हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं का। अभिक्रियाओं का एक और महत्वपूर्ण प्रकार जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको यदि हम परिभाषित करें तो इनकी परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की दी जाती हैं, इनको अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। इनकी ये जो परिभाषाएं वगैरह दी जाती हैं वो हमें प्रदर्शित कर सकते हैं अलग अलग आधार पर, जिसमें ऑक्सीजन के आधार पर उनको परिभाषित करते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर उनको परिभाषित करते हैं, या फिर विद्युत धनी तत्वों के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं, या फिर विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए अपने आज की क्लास जो है वो उस कंडीशन में लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको एक अलग ही क्लास में इनकी अलग ही हम स्टडी करेंगे। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें आई, एक तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा अपने सिलेबस में तो नहीं दे रखा है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है अभिक्रिया का एक और प्रभाव, अभिक्रिया का एक और प्रकार जो है वो है ऊष्मा के आधार पर, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे।
ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं जो वो दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं क्या है, इनको सीधा सा ध्यान में रखें। अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें अभिकारक जो हैं वो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। लेकिन अभिकारकों की जो कुल बंध ऊर्जा है और उत्पादों की जो बंध ऊर्जा है उसमें कई बार अंतर पाया जाता है। इस कारण से अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा है और उत्पादों की ऊर्जा कम है, तो अभिकारकों की कुछ ऊर्जा बाहर मुक्त हो जाती है और इस कंडीशन में वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या कुछ मात्रा में ऊष्मा बाहर उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका यदि हम उदाहरण देखें तो एक उदाहरण मिलता है, जैसे CaO कड़ी होती है ये, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर ये बनता है CaOH2, लेकिन साथ में कुछ मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा भी इसमें उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया को जब भी हम दर्शाते हैं तो अभिकारक उत्पाद जो हम लिखते हैं उसके साथ में प्लस का निशान लगाकर ऊष्मा या फिर ऊष्मा का मान जो है वो लिख दिया जाता है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में निश्चित रूप से ही अभिकारकों की जो बंध ऊर्जा होती है, या सीधा सा कह सकते हैं अभिकारकों की ऊर्जा जो है वो क्या होती है, अधिक है, और उत्पादों की ऊर्जा जो है वो क्या होती है, कम, और इस कारण से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा उदाहरण है, प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है वो क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के भी कई उदाहरण जो हैं वो देखने में आते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो क्रिया है उसको हम देखें तो वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे NO2 + O2 ये अभिक्रिया होती है तो इसमें बनता है NO3, ये यहाँ पर दो जो है वो लगा दें। तो इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया जो है उसमें साथ में माइनस का निशान लगाकर ऊष्मा का मान लिखा जाता है। अब इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा अवशोषित हुई है। कारण, इसका कारण यह है कि अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो क्या है, कम, और उत्पादों की जो ऊर्जा है वो क्या है, अधिक है। इसलिए कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले उत्पाद कैसे बने, जो अधिक ऊर्जा इनको बच गई वो बची हुई ऊर्जा उन्होंने वातावरण से ली, वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित किया, इसलिए इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया जिस पात्र में होती है वो पात्र गर्म हो जाता है। कड़ी को हम पानी में डालते हैं तो वो गड्ढा वगैरह या जो भी पात्र है वो एकदम गर्म हो जाएगा, और ऐसी अभिक्रिया जहां पर होती है वहां पर वो पात्र जो है वो कैसा हो जाता है, ठंडा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अपने सिलेबस में दे नहीं रखा है इसलिए हमने इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लें। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती क्या हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उल्टा बोल दिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या मुक्त होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम अभिक्रियाओं के एक और महत्वपूर्ण प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन जो है उसके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।